नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यास्थता से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसमें हम विरूपक बल, प्रत्यानयन बल, प्रत्यास्थता, प्लास्टिकता, प्रत्यास्थता सीमा, प्रत्यास्थता श्रांति, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं, इन सबको परिभाषित करेंगे। साथ में प्रतिबल तथा विकृति से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। इसमें हम प्रतिबल और विकृति को परिभाषित करेंगे, साथ में उनके प्रकार भी देखेंगे। अंत में हम उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन पे दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हमारा टॉपिक है प्रत्यास्थता से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं विरूपक बल। विरूपक बल, देखिए विरूपक बल क्या है, एक एक करके सभी को हम परिभाषित करने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा बिंदु है वो है विरूपक बल। देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा बल जो वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन कर दें, जो वस्तु के आकार को बदल दें, आकृति में परिवर्तन कर दे, तो उस बल को हम क्या कहेंगे? विरूपक बल कहेंगे, विरूपक बल कहा जाएगा। जैसे हमने किसी वस्तु पर बल लगाया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से उसके आकार आकृति में परिवर्तन होता है, तो उस बल को हम क्या कहेंगे? विरूपक बल कहेंगे। जैसे मैं बात करूं फुटबॉल की, फुटबॉल पर जैसे ही हम किक मारते हैं तो जिस क्षण पर फुटबॉल और लात के बीच संपर्क होता है तो फुटबॉल थोड़ी सी क्या हो जाती है? संपीड़ित होती है। तो उस स्थिति में जो लात के द्वारा फुटबॉल पर जो बल लगता है वो बल कौन सा है? विरूपक बल, जो उस फुटबॉल की आकृति आकार में परिवर्तन करता हो। तो विरूपक बल किसे कहेंगे? कि ऐसा बल जो किसी वस्तु की आकृति या आकार या दोनों में परिवर्तन कर दें, दोनों में परिवर्तन कर दें, तो उस बल को हम विरूपक बल कहेंगे। ओके, अब देखिए इसके पश्चात हम परिभाषित करेंगे प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या है? अभी हम वही एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास में फुटबॉल है और इस फुटबॉल को हमने किक मारी है जूते से। अब जैसे जूते से यहां से किक मारेंगे तो ये, जैसे मैं समझने के हिसाब से कंसीडर कर लेता हूं, जहां से जूता इसके संपर्क में आता है ये थोड़ी सी इस जगह से क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। तो जिस बल की वजह से ये संकुचित या संपीड़ित होती है तो उस बल को हम विरूपक बल कहते हैं। फिर बात आती है प्रत्यास्थता की। तो प्रत्यास्थता वस्तु का गुण होता है जो विकृत अवस्था से उसको अपनी प्रारंभिक अवस्था में या मूल अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसे विकृत अवस्था से अपने प्रारंभिक अवस्था में या मूल अवस्था में लाने का प्रयास करता है, लाता है, तो उस बल को, उस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहेंगे। देखिए यहां आ गई है फुटबॉल, इस स्थिति में आ गई है, फिर इस स्थिति से वापस इसी स्थिति में जब लौटती है तो इसके लौटने का जो गुण है उस गुण को ये हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये एक प्रकार का गुण है। फिर हम परिभाषित करेंगे प्लास्टिकता। प्लास्टिकता और प्रत्यास्थता दोनों साथ साथ में समझ लेते हैं। प्रत्यास्थता वस्तु का गुण है जो उसको अपनी प्रारंभिक और मूल अवस्था में ले आता है, और प्लास्टिकता क्या है? उस वस्तु का गुण है जो उसको प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला पाता, कि कुछ न कुछ उसमें विकृत अवस्था रह ही जाती है। कि ठीक उसी प्रकार से
प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता। कि पिंड पर हम बाह्य बल लगाएंगे तो वो विकृत अवस्था में चला जाएगा, और बाह्य बल हटा लेंगे अर्थात विरूपक बल हटा लेंगे, और विरूपक बल हटा लेने के पश्चात यदि वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में, अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटती है तो उस गुण को ही हम प्लास्टिकता कहेंगे। उस गुण को ही क्या कहा जाता है? प्लास्टिकता कहा जाता है। आ गई बात समझ में? कि जैसे हम बात करें किसी रबर है हमारे पास में, तो रबर पर बाह्य बल लगाएंगे या स्प्रिंग के ऊपर, जैसे मैं स्प्रिंग का एग्जांपल ले लेता हूं। स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं? बाह्य बल लगाकर खींच रहे हैं, और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। हम यही कंसीडर करके चलते हैं कि वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है, बट हर बार ऐसा नहीं होता। उसमें थोड़ा सा कुछ न कुछ कमी अवश्य ही रह जाती है। तो उस गुण को, उस वस्तु की इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिकता कहते हैं। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगली राशि को परिभाषित करते हैं। अगली जो हमारी राशि है वो है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कौन सी होगी? जो विरूपक बल हटा लेने के पश्चात पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था में यदि लौट आती है तो उन वस्तुओं को हम पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसी वस्तुएं जिन पर से विरूपक बल हटा लेने पर वो अपनी पूर्ण रूप से हूबहू प्रारंभिक अवस्था में लौट आती हो, मूल अवस्था में लौट आती हो, तो उन वस्तुओं को हम पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहेंगे। क्या कहा जाएगा? पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहा जाएगा। तो देखिए, मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जो क्वार्ट्ज है उसको हम पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु ले सकते हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार को हम पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु ले सकते हैं। हाथी दांत को हम पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु ले सकते हैं। वैसे तो ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ हो, ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन हम इनको कंसीडर कर सकते हैं कि ये लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं की तरह बिहेव करती है, व्यवहार करती है। तो इनके एग्जाम्पल आप देखें पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं के, तो उसमें हम लेकर चलेंगे क्वार्ट्ज। क्या लेकर चलेंगे? क्वार्ट्ज लेकर चलेंगे। साथ में फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर, फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार को हम लेकर चलेंगे। साथ में हम हाथी दांत को भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? हाथी दांत को भी पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु के रूप में ले सकते हैं। ओके, और वैसे मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया है कि 100% यदि आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में देखें तो ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ हो। ठीक है, इन वस्तुओं को हम पूर्णतः प्रत्यास्थ मान सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूं पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं कौन सी होती है? जो विकृत अवस्था से अपने प्रारंभिक अवस्था में लौटने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करे, कि जिनको हमने बाह्य बल लगाकर विकृत अवस्था में पहुंचा दिया, विरूपक बल लगाकर उनके आकार आकृति में परिवर्तन कर दिया, और वो वस्तुएं यदि अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करे, बिल्कुल प्रयास नहीं करती है, तो उन वस्तुओं को हम पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं। क्या कहा जाता है? पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं कहा जाता है। जैसे मैं बात करूं मोम की, मोम है, गीली मिट्टी है, तो जैसे गीली मिट्टी हमारे पास में है तो इसको हमने यहां से यहां पर विस्थापित कर दिया, ऐसे विस्थापित कर दिया तो वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करती। तो मोम है, इसके एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? मोम ले सकते हैं, गीली मिट्टी ले सकते हैं। तो ये सब क्या है? पूर्ण प्लास्टिक वस्तुओं की श्रेणी में इनको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हम अगली राशि लेते हैं। अगली हमारी राशि है प्रत्यास्थता सीमा। देखिए प्रत्यास्थता सीमा क्या है? प्रत्यास्थता सीमा, मैं यहां पर स्प्रिंग का ही एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं। ये हमारे पास में कोई स्प्रिंग है इस तरीके से। अब जब हम इसके ऊपर बाह्य बल लगाते हैं,
तो बाह्य बल लगाएंगे तो ये विकृत अवस्था में, इधर हम एक कोई बल लगा देते हैं F, यह है विरूपक बल, इसके आकार आकृति में परिवर्तन करने वाला बल। तो ये जो स्प्रिंग है वो यहां से इस तरीके से इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, ऐसे इसकी लंबाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये पहले इतनी लंबी थी, ये इतनी लंबी और हो जाती है। तो देखिए एक स्थिति ऐसी आती है कि इसको हम खींचते ही चले जाएं, तो आपने जो छोटी स्प्रिंग होती है उसको भी आपने देखा होगा, थोड़ा सा खींचते हैं, छोड़ देते हैं, वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उसके पश्चात ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटेगी। तो उस स्थिति से एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जैसे बाह्य बल एक स्थिति तक काम करता है तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाती है, तो उससे ज्यादा यदि आप बाह्य बल लगा देते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती। तो उस स्थिति को कि उससे कम यदि आप बल लगा रहे हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाएगी, उससे ज्यादा बल लगा देंगे तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती है। तो उस सीमा को हम प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं कि अधिकतम जहां तक प्रत्यास्थता का गुण अधिकतम विरूपक बल या जिस सीमा तक आप प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है या विरूपक बल लगाने से वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट जाती है, तो उस सीमा को हम कहते हैं प्रत्यास्थता सीमा। प्रत्यास्थता सीमा से कम बल पर वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी, प्रत्यास्थता सीमा से अधिक बल की स्थिति में वस्तु कभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटेगी। तो यह है प्रत्यास्थता सीमा। ओके, जैसे हमारे पास में कोई रबड़ है, रबड़ को हमने खींचा, छोड़ दिया तो वापस अपनी, पर यदि आप एक स्थिति से ज्यादा खींच लेंगे तो रबड़ ही टूट जाएगा, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में कभी नहीं लौटेगा, टूट जाता है। इसी प्रकार से स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटेगी, प्रत्यास्थता सीमा से ज्यादा बल लगा दिया तो। ओके, अगला जो हमारा बिंदु है वो क्या है, प्रत्यास्थता श्रांति। प्रत्यास्थता श्रांति, श्रांति का मतलब यहां पर समय से है, टाइम है। ठीक है, देखिए कई वस्तुओं को जब हम बाह्य बल लगाते हैं तो वो वस्तु विकृत अवस्था में आ जाती है, और बार बार आप बाह्य बल वस्तु के ऊपर लगाएंगे तो वस्तु में से जो प्रत्यास्थता का गुण है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो उस समय को जहां पर प्रत्यास्थता का गुण धीरे धीरे खत्म होता है, नष्ट होता है, तो उस समय को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता श्रांति कहते हैं। क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थता श्रांति कहा जाता है। जैसे इसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं कि जो पुल है सीमेंट के बने होते हैं, वाहन उसके ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात उन पुलों को काम में लेने के योग्य नहीं रख पाते हैं, उनको अघोषित कर देते हैं कि ये काम करने लायक नहीं है, इनके ऊपर वाहन चले इसके लायक ये पुल नहीं बचे। कुछ वर्षों के पश्चात, 30 वर्ष 40 वर्ष के पश्चात ऐसा हो जाता है। तो उसके पीछे रीजन है कि बार बार जब वाहन उनके ऊपर से गुजरते हैं तो बाह्य बल लगता है, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात वो अपना प्रत्यास्थता का गुण खो देते हैं, वो काम करने की स्थिति में नहीं रह पाते। इसी प्रकार से में स्प्रिंग तुल्ला होता है, तो स्प्रिंग तुल्ले में भी क्या होता है, बार बार यदि जैसे कोई वेट लटका रहे हैं यहाँ पर, तो स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि, वेट हटा लिया तो वापस वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, फिर वेट लटकाया तो फिर उसकी लंबाई में वृद्धि, फिर वेट हटा लिया तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में। तो ये बार बार होता है, किसी स्प्रिंग के साथ में ऐसा बार बार होता है। तो कुछ समय के पश्चात वो स्प्रिंग है वो कुछ पाठ्यांक अपने शुरुआती अवस्था में दे देगी, तो वो भी क्या हो जाता है, स्प्रिंग तुल्ला भी खराब हो जाता है। स्प्रिंग तुल्ला भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये सब किस वजह से होता है, प्रत्यास्थता श्रांति के कारण से ऐसा होता है। और जैसे मैं बात करूं कि जो फॉस्फर ब्रोंज का वायर होता है उसको हम किसी धारामापी के अंदर भी यूज में लेते हैं। वो जो फॉस्फर ब्रोंज का वायर होता है वो संकेतक के साथ में मुड़ता है, इस तरीके से मुड़ता है, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में उस संकेतक को ले भी आता है, तो उसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, लंबे समय तक उसमें वो गुण मौजूद रहता है। लेकिन यदि आप किसी तार को, कोई तार है,
तार टूटता क्यों है? क्योंकि उसको बार बार यदि ऐसे मोड़ेंगे तो उसमें से जो प्रत्यास्थता का गुण है वो खत्म होता चला जाएगा और कुछ समय पश्चात वो टूट जाता है। बार बार मोड़ने पर तार क्या हो जाता है? टूट जाता है, क्योंकि कुछ समय पश्चात उसमें से प्रत्यास्थता का गुण क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कहीं आपने ऐसी स्थितियां भी देखी होगी कि जो स्प्रिंग है उसको आपने छोड़ दिया तो ये वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आती है और अंत में ये धीरे 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 आती है, तो उसको हम कहते हैं प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव उसको कहा जाता है। मैं यहां पर प्रत्यानयन बल, अगला जो हमारा बिंदु है वो क्या है? प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए, एक तो होता है डिस्टोर्शन फोर्स जो वस्तु को विकृत अवस्था में ले आता है, आकार आकृति में परिवर्तन कर देता है, उस बल को हम विरूपक बल कहते हैं। और जो बल वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में मूल अवस्था में लाने का प्रयास करता है उस बल को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। ये वस्तु का एक आंतरिक बल होता है। देखो यहां पर हमने बाह्य बल लगाया तो ये इस अवस्था में पहुंच गया, बाह्य बल हटा लिया तो बाह्य बल हटाए नहीं हटाए तो भी ये इस स्थिति में बाह्य बल की विपरीत दिशा में एक अंदर की ओर काम करेगा, उस बल को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। फिर से समझ लीजिए कि प्रत्यानयन बल वस्तु का एक आंतरिक बल होता है, वो बल वस्तु को अपनी प्रारंभिक अवस्था में अपनी मूल अवस्था में लाने का प्रयास करता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। ये जो प्रत्यानयन बल है वो संतुलन की स्थिति में बाह्य बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। मेरी बात को एक बार फिर से सुन लीजिए कि प्रत्यानयन बल क्या होता है? ये विरूपक बल की विपरीत दिशा में काम करता है। विरूपक बल वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन करता है, जबकि प्रत्यानयन बल उसको अपनी प्रारंभिक अवस्था में मूल अवस्था में लाने का प्रयास करता है। दोनों बलों का संतुलन की स्थिति में परिमाण समान होता है और डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये तो हमारी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं रही है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहां तक तो समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, प्रतिबल। प्रतिबल की ओर चलेंगे, हम स्ट्रेस को परिभाषित करेंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे प्रतिबल की, स्ट्रेस की। प्रतिबल क्या है? तो किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता है। देखिए विद्यार्थियों, हम दाब को भी इसी तरीके से ही परिभाषित करते हैं, लेकिन दाब में वस्तु पर लगने वाला जो बल है वो संपीड़न का कार्य करता है, साथ में जो बल है वो पृष्ठ के सदैव परपेंडिकुलर काम करता है। लेकिन प्रतिबल में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। देखिए, इसको हम एक एक करके बारीकी से समझेंगे कि प्रतिबल और दाब में क्या अंतर है। पहले एक बार प्रतिबल की डेफिनेशन सुन लीजिए कि किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला विरूपक बल जो उसके आकार आकृति में परिवर्तन कर दे, तो उस बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। चलिए, डेफिनेशन क्या है कि किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला विरूपक बल, लगने वाला विरूपक बल प्रतिबल कहलाता है। जो आकार और आकृति में विरूपक बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। ओके, जैसे मैं यहां पर कंसीडर कर लूं कि कोई बल कैपिटल F, कोई बल है कैपिटल F और वो A क्षेत्रफल पर काम करता है, तो प्रतिबल बराबर आ जाएगा F अपॉन में A। कि
F यहां पर विरूपक बल है जो वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन कर रहा है, और ये A क्षेत्रफल पर काम कर रहा है। तो प्रतिबल क्या हो जाएगा, बल बटे में क्षेत्रफल F अपॉन में A से इसको पुट किया जाएगा। यहां पर आप देख लीजिए कि ये जो प्रतिबल है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से इसका मात्रक फाइंड आउट कर लेंगे। प्रतिबल का मात्रक, तो देखिए इसका मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये जो मात्रक है वो एसआई पद्धति में है। कौन सी पद्धति में हमने लिखा है, एसआई पद्धति में। सीजीएस पद्धति की बात करें तो बल को हम डाइन में और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है सीजीएस पद्धति में, ये हमने पुट कर दिया है सीजीएस पद्धति में। फिर बात करें प्रतिबल की विमा, प्रतिबल की विमा, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ही हम विमा पुट कर देंगे। m1 L1 होता है, इसकी विमा क्या होती है L1 T-2, तो यहां से L2 का भाग लगेगा तो L-1 T-2 हो जाएगा। m1 L-1 T-2 इसकी विमा हो जाएगी। ओके, तो ये तो हुई प्रतिबल की परिभाषा, मात्रक, विमा। अब हम बात करेंगे प्रतिबल के प्रकार। तो विद्यार्थी प्रतिबल 3 प्रकार का होता है। प्रतिबल के प्रकार 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं देखिए, पहला जो प्रकार है वो है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा जो प्रकार है वो हमारे पास में है आयतन प्रतिबल या आयतनिक प्रतिबल। तीसरा जो प्रकार है इसको हम अपरूपण या स्पर्शी प्रतिबल कहते हैं, अपरूपण। दूसरा इसका नाम है स्पर्शी प्रतिबल, अपरूपण या स्पर्शी प्रतिबल। देखिए एक एक करके इन सब चीजों को समझेंगे। यहां से अनुदैर्ध्य प्रतिबल कि ऐसा प्रतिबल जिसकी वजह से जो लंबाई के अनुदिश काम करे, जो बल है वो लंबाई के अनुदिश यदि काम करता है तो उस प्रतिबल को हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहेंगे। जिसकी वजह से लंबाई में परिवर्तन होता है तो उस प्रतिबल को हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहेंगे। चलिए इसको हम यहां पर अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर ले रहे हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल देखिए ये जो प्रतिबल है इसमें बल लंबाई के अनुदिश, बल किधर काम करेगा, बल लंबाई के अनुदिश काम करेगा। लंबाई के अनुदिश यदि बल लग रहा है, लंबाई में के अनुदिश लगेगा तो लंबाई में परिवर्तन करेगा। किसमें परिवर्तन करेगा, लंबाई में परिवर्तन करेगा। तो उस प्रतिबल को हम क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहेंगे। ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारे पास में कोई वस्तु है, ये किसी दृढ़ आधार से जुड़ी हुई है। इसके ऊपर यदि हम इधर बल लगाएंगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। इसकी लंबाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि। इसकी प्रारंभिक लंबाई जैसे मैं कंसीडर कर लूँ L0 है और इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई है डेल्टा L। तो बाह्य बल लगाने से लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, लंबाई में कमी या वृद्धि हो जाती है। तो उस प्रतिबल को हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहेंगे। लंबाई के अनुदिश बल काम करना चाहिए। बल किधर काम करेगा, लंबाई के अनुदिश। ठीक है, अब देखिए ये जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है 2 प्रकार का होता है।
कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला इसका जो प्रकार है वो है तनन प्रतिबल। तनन प्रतिबल। और इसका जो दूसरा प्रकार है वो है संपीड़न प्रतिबल। संपीड़न प्रतिबल। तनन प्रतिबल के कारण से लंबाई में वृद्धि होगी। लंबाई में वृद्धि हो, यदि वस्तु पर बाह्य बल लगने से यदि लंबाई में वृद्धि हो, जैसे ये इस तार के ऊपर लग रहा है, लंबाई के अनुदिश ही काम कर रहा है, जिसके कारण से इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो इस प्रतिबल को हम तनन प्रतिबल कहेंगे। क्या कहा जाएगा? तनन प्रतिबल। और यदि इस पर बल इसकी विपरीत दिशा में लगता, हालांकि लंबाई के अनुदिश से लगता, इस डायरेक्शन में यदि काम करता तो इसकी लंबाई में कमी हो जाती, और लंबाई में कमी के कारण से लंबाई में कमी यदि हो रही है तो उस प्रतिबल को हम क्या कहेंगे? संपीड़न प्रतिबल कहेंगे। लंबाई में कमी, लंबाई में संकुचन यदि होता है तो उस प्रतिबल को हम संपीड़न प्रतिबल कहेंगे। ये दोनों किसके प्रकार हो गए हैं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल के प्रकार हो गए हैं। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है ये ठोसों में पाया जाता है। किसमें होगा? ठोसों में। और जो अपरूपण और स्पर्शी प्रतिबल है ये भी ठोसों में ही होगा। लेकिन जो आयतन प्रतिबल है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में होगा। क्लियर? चले हम दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आयतन प्रतिबल। देखिए, आयतन प्रतिबल में आयतन में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होने वाला है? बल लगेगा, और बल की वजह से आयतन में क्या होगा? परिवर्तन होगा। आयतन प्रतिबल। देखिए, आयतनिक प्रतिबल या आयतन प्रतिबल, फॉर्मूले तो इनके सेम ही है, बल बट्टे में क्षेत्रफल। यहां पर क्या होगा? जैसे ये हमारे पास में कोई वस्तु है, इस पर बाहर से बल लगा, इस तरीके से बल काम कर रहे हैं। ऐसे यदि बल काम कर रहे हैं जिसके कारण से इसके आयतन में क्या आ जाती है? कमी। ये जो आयतन है वो है डेल्टा वी। इसका प्रारंभिक जो आयतन है वो है वी नोट। तो वी नोट माइनस वी डेल्टा वी आयतन रह जाएगा। ये वाला जो पार्ट है वो वी नोट माइनस डेल्टा वी है। ओके, तो ऐसा प्रतिबल जिसमें बल है वो वस्तु के पृष्ठ के लंबवत काम करेगा, जिसके कारण से आयतन में परिवर्तन आएगा। हो सकता है आयतन में वृद्धि हो सकता है आयतन में कमी हो। तो ये एक तरीके से दाब के समतुल्य होता है। आयतन प्रतिबल किसके समतुल्य होता है? दाब के समतुल्य, जिसके कारण से आयतन में परिवर्तन होता है। दाब में तो हमेशा यह है कि आयतन में दाब लगने से आयतन में कमी आती है, लेकिन आयतनिक प्रतिबल में दाब के समान वो तब काम करता है जब आयतन में कमी होती है। जब आयतन में वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि आयतनिक प्रतिबल के कारण से वस्तु के आयतन में वृद्धि भी संभव है। ओके, फिर हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अपरूपण या स्पर्शी प्रतिबल। अपरूपण या इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है? स्पर्शी प्रतिबल। देखिए विद्यार्थी, इसे आप समझें। ये हमारे पास में कोई घन है, ये हमने क्या ले लिया है? एक घन यहां पर ले लिया है। इस तरीके से हमने एक घन लिया है। इसके ऊपरी पृष्ठ के ऊपर एक बाह्य बल लग रहा है, कैपिटल एफ। और इस कैपिटल एफ के कारण से इसकी जो सतह, जो पृष्ठ नीचे संपर्क में है, इस सतह में कोई परिवर्तन नहीं आए, और जो ऊपरी सतह है वो बल की दिशा में यदि विस्थापित हो जाती है तो यहां पर अपरूपण प्रतिबल काम करेगा। कौन सा प्रतिबल काम करेगा? स्पर्शी प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल। देखिए, इससे आप समझ लीजिए कि ये वाला जो पृष्ठ है, निचला जो पृष्ठ है वो स्थिर रहेगा, ऊपर वाले पृष्ठ पर बल लगने के कारण से थोड़ा सा इधर चला जाएगा। ये इसके समांतर ही खिसक रहा है, थोड़ा सा इधर झुक जाता है। तो ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल है ए,
इस पर बल लग रहा है F, और जो सतह है वो स्थिर अवस्था में है, जो निचली सतह है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में जो प्रतिबल होगा वो कौन सा होगा? अपरूपण प्रतिबल, जो किसी पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में लगता है। देखो कि प्रतिबल में एकांक क्षेत्रफल पर बल काम करता है, और यदि किसी वस्तु के पृष्ठ के अनुदिश यदि बल लग रहा है और उसके कारण से उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, आकार आकृति में परिवर्तन हो सकता है, आयतन में परिवर्तन नहीं होगा विद्यार्थियों। यहां पर आकृति वो बदल रही है, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उस प्रतिबल को हम क्या कहेंगे? अपरूपणीय स्पर्शी प्रतिबल। इसमें देखिए जो क्षेत्रफल है, जिस पृष्ठ के ऊपर ये बल काम कर रहा है वो क्षेत्रफल काउंट होगा। तो ये वाला जो पृष्ठ है ना, ऊपरी जो पृष्ठ है, इसके ऊपर ये काम कर रहा है, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है ये वाला है, तो ये आ जाएगा F बट्टे में पूरी वस्तु का क्षेत्रफल नहीं है, जिस पृष्ठ के ऊपर ये बाह्य बल काम कर रहा है ना, विरूपक बल काम कर रहा है, उस पृष्ठ का ही क्षेत्रफल यहां पर लेकर चलेंगे। ओके, तो विद्यार्थियों ये था, और ये हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस में काम करेगा? ठोसों में काम करने वाला है। ठीक है, ये ठोसों में, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही काम करता है। तो ये था प्रतिबल, और प्रतिबल के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विकृति की। देखिए इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दाब और प्रतिबल में अंतर आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। एकदम क्लियर अंतर तो नहीं है। देखिए दोनों की डेफिनेशन क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, ये भी है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लेकिन ये सदैव संपीड़न प्रकृति को, जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगेगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, तो वस्तु संपीड़ित होगी, और बल है वो पृष्ठ के सदैव लंबवत काम करता है। लेकिन प्रतिबल में लंबवत भी कर सकता है, उस पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में भी कर सकता है। इसमें वस्तु के आयतन में वृद्धि भी हो सकती है, आयतन में कमी भी हो सकती है। तो ये इनमें जो डिफरेंस है वो थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विकृति की। स्ट्रेन क्या होती है? अब यहां पर हम चर्चा करेंगे विकृति, स्ट्रेन, कि विकृति क्या चीज है। देखिए विकृत अवस्था, इसका मतलब यह है कि वस्तु पर हम विरूपक बल लगा रहे हैं, जिसके कारण से उसके आकार आकृति में परिवर्तन हो रहा है। तो उस बल को हम विरूपक बल, और वस्तु विकृत अवस्था में आ गई, आकार आकृति में परिवर्तन आ गया। तो ये जो विकृति है वो बाह्य बल लगने के पश्चात वस्तु में क्रिएट होती है। वस्तु पर क्या लगेगा? बाह्य बल, और बाह्य बल लगने से उसकी किसी एक विमा में परिवर्तन हो जाएगा, और प्रारंभिक विमा के रेस्पेक्ट उस विमा में जो परिवर्तन है उसी को ही हम विकृति कहेंगे। कि प्रारंभिक स्थिति के रेस्पेक्ट वस्तु के किसी विमा में जो परिवर्तन होता, विमा का मतलब यहाँ पर लंबाई है, क्षेत्रफल है, आयतन है, आकार में जो परिवर्तन होता है उसको हम कह रहे हैं विकृति। कि कोई भी वस्तु है वो ज्यादा विकृत हुई, ये कैसे पता चलेगा? कि उसकी लंबाई है, प्रारंभिक जो लंबाई है उस लंबाई के रेस्पेक्ट उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है, तो वो वस्तु की विकृति का पता उसकी प्रारंभिक विमा के रेस्पेक्ट उसकी विमा में जो परिवर्तन होता है। देखो विमा, यहाँ विमा जो वर्ड है ना वो लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन इसके लिए यूज में लिया है हमने। तो किसी विमा के रेस्पेक्ट, किसी विमा में जो परिवर्तन है वो प्रारंभिक विमा के रेस्पेक्ट कितना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। चलिए मैं डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूं कि किसी वस्तु की एक विमा में परिवर्तन, किसी वस्तु की एक विमा में परिवर्तन, विमा में परिवर्तन तथा प्रारंभिक विमा का जो अनुपात है उसको हम क्या कहेंगे? अनुपात
विकृति कहलाता है। विकृति कहलाता है। ओके, तो जो विकृति है वो दो समान राशियों का अनुपात होता है। जैसे लंबाई में परिवर्तन बट्टे में लंबाई, आयतन में परिवर्तन बट्टे में आयतन, तो ये समान राशियों का अनुपात होता है, इसलिए विकृति कैसी राशि है? विकृति एक मात्रकहीन है, मात्रकहीन राशि है, विमाहीन राशि है। विकृति मात्रकहीन व विमाहीन होती है। मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं विकृति के प्रकार। विकृति कितनी प्रकार की होती है? विकृति के प्रकार हम यहां पर विकृति को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से प्रकार हैं वो देख लीजिए। पहला जो प्रकार है वो है रेखीय या अनुदैर्ध्य विकृति। रेखीय या अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा जो प्रकार है वो है आयतन विकृति। और तीसरा जो प्रकार है वो है अपरूपण विकृति। एक एक करके इन तीनों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेखीय या अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में। पहला जो बिंदु है वो क्या है? रेखीय या अनुदैर्ध्य विकृति। रेखीय विकृति या अनुदैर्ध्य विकृति। इसे समझने के लिए हम यहां पर ले लेते हैं, हमारे पास में ये कोई वस्तु है जो कि किसी दृढ़ आधार से जुड़ी हुई है। इसकी जो लंबाई है वो L है। L ले लीजिए, कई जगह पर L0 से ले लेते हैं और नीचे यहाँ पर इसके लंबाई के अनुदिश बल लगाते हैं आप, जिसके कारण से इसकी लंबाई में L की वृद्धि हो जाती है। लंबाई में कितनी वृद्धि हो जाती है? स्मॉल l की वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर जब लंबाई में परिवर्तन होता है तो अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति होती है। ओके, तो किसे कहेंगे? अनुदैर्ध्य विकृति किसे कहेंगे? रेखीय विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। तो ये होगा लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन बट्टे में प्रारंभिक लंबाई। कई जगह पर लंबाई में परिवर्तन है उसको डेल्टा L से लिखते हैं, मैंने यहां पर स्मॉल l से पुट कर दिया, समझ में आ जाना चाहिए। ओके, फिर मैं बात करता हूं अगला जो हमारा बिंदु है, अगली जो हमारी विकृति है वो है आयतन विकृति। आयतन विकृति में क्या होगा? सेकंड पार्ट। आयतन विकृति में आयतन में परिवर्तन होगा। वस्तु की क्या होगा? आयतन में परिवर्तन होने वाला है। जैसे ये हमारे पास में कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक आयतन है V, और जब इसके ऊपर प्रतिबल काम करता है तो इसके आयतन में कमी आ जाती है डेल्टा V की। कितनी कमी आ गई है? डेल्टा V की इसमें कमी आ गई है। तो आयतन विकृति किसके इक्वल होगी? आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, तो डेल्टा V बट्टे में प्रारंभिक आयतन, ये होगा आयतन विकृति। फिर हम विकृति का अंतिम बिंदु ले लेते हैं। विकृति का जो अंतिम बिंदु है वो है अपरूपण विकृति। कौन सा है? अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति। और देखिए अपरूपण विकृति में मैं एक सिंपल सा डायग्राम आपके सामने रख देता हूं। ये हमारे पास में कोई घन है, ओके, और इस घन के ऊपर कोई बाह्य बल लग रहा है F, जिसके कारण से ये जो इसका ऊपरी जो पृष्ठ है वो यहां से फाई कोण झुक जाता है। कितना कोण झुक जाता है? और ये यहां से
डेल्टा अक्स दूरी तक विस्थापित हो जाता है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है, डेल्टा अक्स, और ये वाली जो भुजा है वो यदि एल है तो अपरूपण विकृति किसके तुल्य होगी। देखिए हमने अपरूपण प्रतिबल आपको समझाया कि इसमें क्या होता है, किसी पृष्ठ के अनुदिश बल काम करता है तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि a है तो अपरूपण प्रतिबल होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल। और यहां पर जो अपरूपण विकृति है वो किसके तुल्य होगी वो भी समझ लीजिए। अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति यहां पर जो वस्तु है उसके एक फलक के ऊपर उसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश उसके पृष्ठ की अनुदिश बल काम कर रहा है तो पृष्ठ कितना विस्थापित हो जाता है, डेल्टा अक्स, और दोनों समांतर फलकों के बीच की जो डिस्टेंस है उनके अनुपात के बराबर होता है अपरूपण विकृति। इसे हम देखिए लंब बट्टे में आधार भी पुट कर सकते हैं, इसको हम tan फाई भी लिख सकते हैं। अपरूपण विकृति किसके इक्वल होती है, tan फाई बराबर डेल्टा अक्स अपॉन एल के तुल्य होती है। तो ये थी विद्यार्थियों अपरूपण विकृति। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख देता हूं। कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, एक एक करके इनको देख लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है अपरूपक प्रतिबल संबंधित है। तो देखिए विद्यार्थियों हमने आपको बताया था कि जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है वो लंबाई से रिलेटेड है और जो आयतन प्रतिबल है वो आयतन से संबंधित है, और ये जो अपरूपक प्रतिबल है वो आकृति से रिलेटेड है क्योंकि आकृति में इसमें परिवर्तन आ जाता है, आयतन तो अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव विकसित कर सकता है। मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जो विकृति है उसमें अनुदैर्ध्य जो विकृति है वो केवल ठोसों में, आयतनिक विकृति ठोस, द्रव और गैस तीनों में, और अपरूपण विकृति सिर्फ ठोसों में पाई जाएगी। देन यहां से द्रव में कौन सी होगी, सिर्फ आयतनिक विकृति होगी, तो ऑप्शन डी यहां भी सही होने वाला है। फिर हम बात करते हैं किसी तार का त्रोटन प्रतिबल कि ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पर डिपेंड करता है, कब वो टूटेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थ के लिए त्रोटन प्रतिबल क्या होगा, अलग अलग होगा, लंबाई से, रेडियस से या अनुप्रस्थ काट की जो आकृति उस पर डिपेंड नहीं करता, केवल जिस मैटर से जो वस्तु है वो बनी हुई है उस मैटर की प्रकृति पर, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। एक और क्वेश्चन है कि प्रतिबल कैसी राशि है। प्रतिबल का फॉर्मूला तो क्या होता है, F अपॉन में A होता है। प्रतिबल बराबर क्या होता है, F अपॉन में A। तो कई बार लगता है कि F अपॉन में A अदिश राशि होती है, कईयों को लगता है सदिश होती है, लेकिन ये न तो अदिश है न ही सदिश राशि होती है, ये एक परदिश भौतिक राशि होती है। कैसी भौतिक राशि है, इसका मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। यदि आप पृष्ठ के अनुदिश बल लगाएंगे तो अलग होगा, और यदि पृष्ठ के लंबवत बल लगाएंगे तो प्रतिबल की वैल्यू अलग होगी। तो अलग अलग दिशाओं में जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है उन राशियों को हम परदिश भौतिक राशियां कहते हैं, और प्रतिबल भी कैसी है, एक परदिश भौतिक राशि होती है। एक और क्वेश्चन था विद्यार्थियों, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से था कि यदि कोई तार है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A है, ये कोई तार है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A और इसके ऊपर F बल लगाया जा रहा है, तो इसमें कौन सा प्रतिबल उत्पन्न होगा। तो देखिए F बल लगाया जाएगा तो इसमें तनन प्रतिबल उत्पन्न होगा और उसका मान F बटे में A के इक्वल होगा। ओके, तो विद्यार्थी ये थे कुछ क्वेश्चंस और ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने प्रत्यास्थता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी, साथ में प्रतिबल और विकृति को परिभाषित किया। इस वीडियो में इतना ही। जो अगला हमारा वीडियो होने वाला है वो हुक के नियम पर आधारित है। उसमें हम देखेंगे कि हुक का नियम है क्या,
उसमें हम प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित करेंगे। अगले वीडियो में हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक को विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे, उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि जब किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस वस्तु में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, या बाह्य बल लगाने में उसकी लंबाई में जब हम वृद्धि करते हैं तो वृद्धि करने में किया गया कार्य कितना होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी उन पर आधारित हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।